तो दोस्तों आज हम देखेंगे डीमन स्लेयर के सीजन 5 के एपिसोड 3 को। और अगर आप लोगों ने इसके एपिसोड 1 और 2 को नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पेज पे जाके देख सकते हैं। सो हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो चलिए देखते हैं एपिसोड 3 को। तो आज के एपिसोड में हम सबसे पहले काइगाकू का एक फ्लैशबैक देखते हैं कि वो डीमन कैसे बना। तो हमें डायरेक्टली दिखाते हैं कि कोकुशिबू यानी अपर मून 1 ने काइगाकू में एक टैलेंट देखा और उसे डीमन बनने के लिए कहा और उसे बना भी दिया। तो काइगाकू बताता है कि अगर आपका ओपोनेंट बहुत स्ट्रांग हो और आप उसके सामने घुटने टेक दो, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है और वो जब तक जिंदा है तब तक वो कुछ कर सकता है, भले ही उसके लिए उसका सर ज़मीन से टकराए या उसे गंदा पानी पीना पड़े या फिर इसे चोरी करके पिटना ही पड़े। और वो एक दिन जीतेगा और सबको बता देगा कि उसने उसकी ज़िंदगी में बहुत कुछ करा है। फिर हम उसी सीन पर आते हैं जहाँ कोकुशिबू और काइगाकू थे। कोकुशिबू बोलता है कि इस ब्लड को पी लो अगर तुम्हें स्ट्रांग बनना है तो, और अगर उस आदमी यानी मुजान ने अगर तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया तो तुम एक अपर मून डीमन भी बन सकते हो। और एक पावरफुल डीमन बनने के लिए बहुत टाइम लगता है, जैसे एक अच्छा डीमन स्लेयर बनने में लगता है। और कोकुशिबू को 3 दिन लगे थे इतना पावरफुल होने में। हाँ मतलब ये बहुत कम है मगर उसके लिए ये बहुत ज़्यादा थे। खैर कोकुशिबू आगे बोलता है कि जबकि तुम एक ब्रीदिंग स्टाइल यूज़ करते हो तो तुम्हें मैं ज़्यादा ब्लड दूंगा और खुशी मनाओ कि तुम्हें ये ब्लड मिल रहा है। और हाँ ध्यान रखना एक सिंगल ड्रॉप भी इसका ज़मीन पर नहीं गिरना चाहिए। काइगाकू बोलता है कि उस टाइम उसी हर एक सेल तक काँप रही थी मगर ये तो उसका आगे कुछ भी नहीं है। यहाँ वो जेनिट्सू की बात कर रहा था। खैर वो बोलता है कि ये तो उसके आगे कुछ भी नहीं है और ये कभी भी किसी अपर मून से तो नहीं जीत सकता। वो आगे बोलता है कि अगत्सुमा जेनिट्सू ये बस एक कीचड़ है, ये तो बस डर के मारे हर वक्त चिल्लाता रहता है। और वो बुड्ढा चाहता था कि मैं अपनी सक्सेसरशिप इस कीचड़ के साथ शेयर करूं। फिर काइगाकू अटैक करता है अपनी थंडर ब्रीदिंग की सेकंड फॉर्म लाइटनिंग बॉल से। जेनिट्सू उसे बड़ी मुश्किल से डॉज करता है। काइगाकू सोच लेता है कि वो एक साथ 5 अटैक्स करेगा। फिर वो थर्ड फॉर्म बजिंग मॉस्किटो थंडर से अटैक करता है। जेनिट्सू इसे भी डॉज कर लेता है मगर उसको बहुत चोट भी लग जाती है। काइगाकू बोलता है कि जिन लोगों ने उसे सही जज किया और उसे एक्सेप्ट किया वो सब सही थे, मगर जिन लोगों ने उसे बैडली जज किया और उसे एक्सेप्ट नहीं किया वो सब गलत थे। फिर काइगाकू अपनी 5th फॉर्म हीट लाइटनिंग से अटैक करता है जिससे जेनिट्सू के मुंह पर एक कट लग जाता है जो कि बहुत गहरा था और उसमें से ब्लड भी आ रहा था। काइगाकू बोलता है तो कैसा लगा मेरा ब्लड डीमन टेक्निक का टेस्ट, एक स्लैशिंग अटैक जिसने तुम्हारी स्किन को काट दिया, उसे अंदर से फाड़ दिया और जला दिया। फिर काइगाकू थंडर ब्रीदिंग की 6th फॉर्म इलेक्ट्रिक लाइटनिंग शावर से अटैक करता है जिससे जेनिट्सू की पूरी बॉडी पर बहुत सारे अलग अलग कट लग जाते हैं। काइगाकू बोलता है कि उसके अटैक जब तक उसे लगेंगे तब तक उसके बॉडी पार्ट्स को काट देंगे और क्रैक कर देंगे। फिर वो आगे जेनिट्सू को बोलता है कि मेरी पावर्स को अपने दिमाग में भर लो, अब जबकि मैं डीमन बन चुका हूँ तो अब मेरी थंडर ब्रीदिंग टेक्निक्स बहुत स्ट्रांग हो चुकी है। जेनिट्सू बहुत ऊंचाई से गिरने वाला होता है और बोलता है मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, मैं स्पेशल हूँ। फिर जेनिट्सू को अपना फ्लैशबैक याद आता है जिसमें जेनिट्सू के मास्टर यानी उसके ग्रैंडपा उसे हमेशा ही डांटते और बोलते रहते थे कि काइगाकू से सीखो और उसके जैसे बनो। फिर 2 डीमन स्लेयर्स बात कर रहे होते हैं काइगाकू के बारे में कि फर्स्ट फॉर्म तो बेसिक्स की भी बेसिक्स होती है और अगर वो उसे भी नहीं सीख पाया तो बाकी सभी फॉर्म्स को सीखने का कोई मतलब नहीं है। और इसी वजह से काइगाकू इतना गुस्से में रहता है और वो बिना हर्षिरा बने ही मर जाएगा। ये सब सुनकर जेनिट्सू को काफी गुस्सा आ जाता है और वो उन दोनों की जमकर पिटाई करता है। तभी वहाँ काइगाकू आ जाता है और जेनिट्सू को वहाँ से ले जाता है और बोलता है कि तुमने हायर रैंक्स को पीटा, ये सब करके तुम मुझे मुसीबत में डाल देते हो कीचड़। जेनिट्सू बोलता है कि मैं जानता हूँ तुम मुझे हेट करते हो और मैं भी तुम्हें हेट करता हूँ। और वो आगे बताता है भले ही वो उसे हेट करता हो मगर वो असलियत में उसकी काफ़ी रिस्पेक्ट करता है अपने दिल से। उसने उसके हार्डवर्क को देखा है और वो उसे हमेशा से फॉलो करता है। और काइगाकू उसके लिए इतना ही स्पेशल और इम्पोर्टेंट था जितना कि उसके ग्रैंडपा थे, मगर ये इनफ नहीं था। वो हमेशा कुछ डिससेटिस्फाई साउंड करता था, मतलब कभी सेटिस्फाई नहीं लगता था। उसकी हैप्पीनेस का बॉक्स हमेशा ही खुला रहा और उसकी सारी हैप्पीनेस उनमें से लीक होती रही। काइगाकू को उससे पहले ही नोटिस कर लेना चाहिए था और उसे बंद कर देना चाहिए था। और जेनिट्सू अपने ग्रैंडपा से उन चीज़ों के लिए माफ़ी मांगता है और तभी वो होश में आ जाता है। काइगाकू नोटिस करता है कि जेनिट्सू में अभी भी स्ट्रेंथ बची है और तभी पलक झपकते ही जेनिट्सू अचानक ऊपर आ जाता है और थंडर ब्रीदिंग की 7th फॉर्म फ्लेमिंग थंडर गॉड से काइगाकू के सर धड़ से अलग कर देता है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि थंडर ब्रीदिंग में ओनली 6 फॉर्म एग्जिस्ट करती है। हाँ और ये फॉर्म खुद हमारे जेनिट्सू ने क्रिएट की है जो कि मेरे हिसाब से सबसे पावरफुल फॉर्म है थंडर ब्रीदिंग की। खैर काइगाकू का सर कट चुका था मगर उसमें थोड़ी जान अभी भी बची थी और वो सोचता है कि ये क्या था, वो बहुत तेज़ था और मैं नहीं जानता कि उसने कौन सी फॉर्म यूज़ करी। मगर जेनिट्सू की भी हालत बहुत ख़राब होती है और वो भी नीचे गिरने लगता है। काइगाकू बोलता है कि उस बुढ़े ने उसके साथ गेम खेला, उसने जेनिट्सू को ऐसी चीज़ें सिखाई जो कि उसे कभी सिखाई नहीं। जेनिट्सू जवाब में बोलता है नहीं,
ग्रैंडपा ऐसा नहीं थे। ये फॉर्म उसने खुद से बनाई है, एक ऐसी फॉर्म जो कि उसके अंदर से निकली है ताकि वो एक दिन उसे काइगाकू के खिलाफ यूज कर सके। काइगाकू सोच रहा था कि 7 फॉर्म, थंडर ब्रीथिंग में तो ओनली 6 फॉर्म है और उसने 7 फॉर्म क्रिएट कर दी। एक लड़का जो कि फर्स्ट फॉर्म के अलावा कुछ नहीं यूज कर पाता था, एक कीचड़ जो कि मुझसे नीचे था। काइगाकू इस हार को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि वो जेनिट्सू से हार गया, मगर वो सोचता है कि अब जेनिट्सू में बिल्कुल जान नहीं बची है और वो ज़मीन पर गिर के मर जाएगा। मगर तभी वहाँ एक और डीमन स्लेयर आ जाता है और जेनिट्सू को बचा लेता है। तभी जेनिट्सू एक सपना देखता है जिसमें वो अपने ग्रैंडपा से सॉरी कहता है और बताता है कि अगर वो नहीं गया होता तो काइगाकू को डीमन नहीं बनने देता और उसके ग्रैंडपा को सुसाइड भी नहीं करना पड़ता। और उसके ग्रैंडपा ने उसके लिए एक लेटर भी लिखा था, मगर जेनिट्सू ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। जेनिट्सू उनसे पूछता है कि क्या आप मुझे हेट करोगे। उसके ग्रैंडपा बोलते हैं जेनिट्सू ने उन्हें प्राउड फील कराया है और वो एक अच्छा स्टूडेंट है। तभी जेनिट्सू की आंखें खुलती है और वो देखता है कि कुछ स्लेयर्स ने उसे बचा लिया है और वो जेनिट्सू की हालत कैसी है इस बारे में पूछ रहे थे। और जिस स्लेयर्स ने जेनिट्सू को बचाया था वो एक डीमन था। अरे वो जो लेडी तमायो के साथ रहता था, खैर उसका नाम योशिरो था। योशिरो बोलता है कि उसे अपना एंटी ब्लड डीमन कॉन्गुलेंट यूज़ करके उसके फेस पर आए क्रैक्स को हील करना होगा। कुछ देर बाद जेनिट्सू हील होने लगता है और सब उसे बोलते हैं कि वो जल्दी ही रिकवर हो जाएगा। योशिरो जेनिट्सू को बताता है कि जिस अपर मून से वो लड़ा वो खुद की एबिलिटीज़ और टेक्निक्स को यूज़ करना नहीं जानता था, इसलिए जेनिट्सू बच गया। नहीं तो अगर वो उसे 1 साल बाद लड़ता तो वो ऑन द स्पॉट मारा जाता। तभी उनकी आवाज़ से वहाँ बहुत सारे डीमन आने लगते हैं। फिर हमें पता चलता है कि योशिरो जो लेडी तमायो के साथ रहता था वो एक लौता ऐसा डीमन है जिसे डीमन मुजान ने नहीं बल्कि लेडी तमायो ने बनाया है अपनी पावर से, क्योंकि उसके फेस को कोई पहचानता नहीं था। और लेडी तमायो से साथ ये कह कर ले आई कि ये हमारे लिए बैकअप और सपोर्ट का काम करेगा। और योशिरो के साथ जो डीमन स्लेयर्स थे उन्हें भी नहीं पता चल पाया, और जबकि सबको योशिरो के बारे में कुछ अजीब सा लग रहा था। फिर हम तांजीरो और गियू को देखते हैं। तांजीरो सोच रहा था कि उनका अभी तक किसी भी अपर मून के साथ सामना नहीं हुआ और क्या वो अभी मुजान से दूर हैं और क्या बाकी सब ठीक होंगे। फिर वो बोलता है कि हम जरूर जीतेंगे मिस शिनोबू। फिर हम एक हाथ देखते हैं जो कि जमीन पर मुक्का मार रहा होता है। तांजीरो और गियू की किसी की आवाज आती है। वो सोचते हैं कि क्या कोई फिर से फाइट कर रहा है और क्या कोई फिर से मरने वाला है, मगर तभी तांजीरो को स्मेल आती है और वो बोलता है कि वो पास आ रहा है। तभी वो दोनों ऊपर देखते हैं जहाँ पर एक बड़ा छेद हो रखा था और तभी ऊपर से अपर मून 3 अकाजा कूद कर आ जाता है। तांजीरो कुछ समझ नहीं पा रहा था। अकाजा बोलता है बहुत समय बाद मिले और मैं सरप्राइज हूँ कि अभी तक तुम जिंदा हो तांजीरो। और ये बोलते ही अकाजा तांजीरो पर हमला कर देता है। तांजीरो भी लड़ने के लिए रेडी हो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मुजान को जो कि एक ककून की तरह ट्रांसफॉर्म हो रखा था। उस ककून के अंदर लेडी तमायो फंसी हुई थी जो कि मरने की कगार पर थी। लेडी तमायो बोलती है कि इस ककून के अंदर मुजान उन मेडिसिन को डिसॉल्व कर रहा है जो कि उसे ह्यूमन बना रही है। लेडी तमायो को मुजान धीरे धीरे ऑब्जर्व कर रहा था। तमायो बोलती है प्लीज कुछ जल्दी आ जाओ। फिर हम कीरिया को देखते हैं जो कि स्ट्रेटेजी बना रहा था, मगर उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। मगर वो सोचता है कि वो रो नहीं सकता और उसके हाथ नहीं रुकने चाहिए और वो जरूर जीतेंगे। फिर हम हाशिरा टेंगेन उजुई और रेंगोकू के फादर को देखते हैं। वो दोनों बात कर रहे थे कि कीरिया और उसकी बाकी की बहनों पर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, मगर वो फिर भी उसे अच्छे से निभा रहे हैं। और रेंगोकू के फादर बोलते हैं कि जैसे रेंगोकू ने अपनी लाइफ को रिस्क में डालकर सबको प्रोटेक्ट किया था, वो भी वैसे ही सबको प्रोटेक्ट करेंगे अपनी लाइफ को रिस्क में डालकर, और वो रेंगोकू की फैमिली का नाम खराब नहीं होने देंगे। फिर हम देखते हैं मास्टर उरुकुडाकी को जिन्होंने तांजीरो को सबसे पहले ट्रेनिंग दी थी। खैर मास्टर उरुकुडाकी नेजुको का इलाज कर रहे थे और वो बोलते हैं कि उन्होंने वैसा ही किया जैसा उन्हें इंस्ट्रक्ट किया गया था और उन्होंने वही दवाइयां नेजुको को दी जो कि लेडी तमायो ने उन्हें भेजी थी। और वो सोचते हैं कि क्या नेजुको ह्यूमन बन भी पाएगी, और अगर वो ह्यूमन बन जाती है तो मुजान का सपना जो कि सूरज पर जीत हासिल करना जिसके लिए उसने 1000 सालों से वेट करा है वो सब मिट्टी में मिल जाएगा। फिर हम देखते हैं तांजीरो, गियू और अकाजा की फाइट को, जहाँ तांजीरो डांस ऑफ द फायर गॉड फायर कैरियट से अटैक करता है और उछल के अकाजा के आर्म्स को काटने की सोचता है ताकि वो उसके हेड तक पहुंच सके। तांजीरो पूरी कोशिश करता है मगर अकाजा उसे एक जोरदार मुक्का मारता है जिसे तांजीरो किसी तरह डॉज कर लेता है और अकाजा का एक हाथ भी कट कर अलग हो जाता है। तभी अकाजा तांजीरो को एक पंच मारता है मगर तांजीरो उससे भी बच जाता है। फिर तांजीरो अपनी डांस ऑफ द ड्रैगन फ्लाई पेरियलियन रेनबो से अटैक करता है और अचानक अकाजा के पीछे आ जाता है। तभी अकाजा नोटिस करता है कि तांजीरो ने उसके चेहरे को काट दिया है। गियू तांजीरो को देखकर हैरान रह जाता है और सोचता है कि तांजीरो ने खुद की टेक्निक्स में बहुत इंप्रूवमेंट लाया है और इस बात में कोई शक नहीं कि अब उसकी पावर एक हाशिरा के बराबर है, जबकि उसके सामने एक अपर मून 3 है। वहाँ दूसरी तरफ अकाजा रीजनरेट कर रहा होता है और तांजीरो काफी हाफ रहा होता है। गियू सोच रहा था कि उस स्नो वाले दिन तुम बहुत लाचार थे
और तुमने अपना सर झुकाकर मेरे से भीख मांगी थी, क्योंकि उस समय तुम बस यही कर सकते थे, क्योंकि तुम्हें नेज़ुको की फिक्र थी। मगर अब तुम लड़ सकते हो और अपनी और दूसरों की जान बचा सकते हो, और तुम वीक नहीं हो। रेंगोकू ने सही कहा था और अब से मैं तुम्हें रिस्पेक्ट दूंगा। दूसरी तरफ अकाजा अपनी डिप्लॉयमेंट टेक्निक को यूज करता है और बोलता है, ठीक है चलो शुरू करते हैं, वैसे भी मेरे खाने का टाइम हो गया है। खैर, इसी के साथ हमारे डीमन स्लेयर के सीजन 5 का एपिसोड 3 खत्म हो जाता है। तो दोस्तों कमेंट में जरूर बताना कि तुम्हें ये एपिसोड और मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।